काली बहू के घर चूड़ी पहनने आई 5 माताएं। दिव्या अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही होती है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। पूजा की आवाज में दिव्या की सास की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अरे नास पीटी कहाँ मर गई, अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया है इसने। ओहो, ये क्या, माँ जी आज इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो मैंने अपनी 5 माताओं को अच्छे से आरती भी नहीं गाई। ऐसा कहने के बाद वो आरती गाना शुरू कर देती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अरे ये आरती गाना बंद कर, जब देखो ये कल्लो मैया आरती गाती रहती हैं। अरे इसको और कोई काम नहीं है क्या? अरे आती है या नहीं? दिव्या जैसे तैसे करके अपनी 5 माताओं की आरती उतारती है, जिसके बाद वह सीधा रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनते ही वो सबसे पहले अपनी सास के लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाती है। ये लीजिए माँ जी, नाश्ता तैयार है। दिव्या का बनाया हुआ नाश्ता जैसे ही सरोज खाती है, वो पहले निवाले के साथ सारा खाना हाथ मारकर टेबल से गिरा देती है। अरे कल्लो मैया, अपने गंदे हाथों से क्या बनाकर लाई है तू? ना तो इसमें नमक का स्वाद है, ना ही मिर्ची का। माँ जी मैंने तो सब कुछ बराबर ही डाला था। तभी सरोज दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर मरोड़ने लगती है। इन काले गंदे हाथों से तू नाश्ता बनाकर लाई? अरे तुझे कितनी बार कहा है, जब भी तू खाना परोसती है हाथों में ग्लव्स पहना कर। तेरे इन गंदे हाथों का खाना मैं खाना पसंद नहीं। दिव्या के हाथों में दर्द होने लगता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ जी, छोड़ दीजिए। अभी के अभी जाओ और ग्लव्स पहनकर नाश्ता बना। दिव्या अपनी सास की ऐसी बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाती है और हाथों पर ग्लव्स पहनकर नाश्ता बनाती है और सरोज के लिए लेकर आती है। उसके हाथों में ग्लव्स देखकर देवेंद्र कहता है, अरे लगता है सुबह ही सुबह तुम शुरू हो गई। देखो किसी को इतना सताना भी अच्छा नहीं होता। अजी आप तो अपना मुंह ही बंद रखो तो ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर चिराग आता है। अरे वाह चिराग, तुम आ गए, रुको मैं तुम्हारा नाश्ता खुद अपने हाथों से लगाती हूँ। कितनी बार बोला है माँ, इन्हें सुबह के समय इनके कमरे में रहने के लिए कहा करो। मुझे सुबह सुबह इनकी काली शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं होता, अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे चिराग, ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। पता नहीं आप लोगों को हो क्या गया है। अरे इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक भी है। और हाँ पिताजी, मैं इन्हें अपनी भाभी कभी नहीं मानने वाला। ऐसा कहने के बाद चिराग वहाँ से अपने कॉलेज चला जाता है। अरे कल्लो मैया, अब तो तू खुश हो गई, मेरा बेटा तेरी शक्ल देखकर नाश्ता भी नहीं कर पाया। अरे जा, अब अपने तवे जैसी काली शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। सरोज की ऐसी बातें सुनकर बेचारी दिव्या रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी 5 माताओं से कहती है, माँ क्यों मेरे साथ इस घर में ऐसा होता है? कोई मुझे कुछ नहीं समझता, आखिर मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? अगर मैं भी गोरी होती ना तो ये कभी ना होता। ऐसे ही बेचारी दिव्या रोजाना अपनी सास और देवर के कड़वे बोल सुनती रहती है और ना चाहते हुए भी उसे उस ही घर में रहना पड़ता है। एक दिन दिव्या रसोई में रोटियां बना रही होती है। ओहो, बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। दिव्या फ्रिज खोलकर पानी पीने लगती है, लेकिन इतने देर में तवे पर रखी हुई रोटी जल जाती है, जिसकी बदबू से सरोज रसोई में आती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है? अरे एक तू कम थी क्या इस घर में, जो अब तूने अपनी जैसी शक्ल की रोटियां भी बनाना शुरू कर दिया? माँ जी दरअसल मैं पानी पीने आई थी, पता ही नहीं चला कि रोटी कब जल गई। अरे मुफ्त की तोड़ने में ज्यादा ही मजा आ रहा है तुझे, तुझसे घर तो संभाला नहीं जाता, ऊपर से मुंह जोड़ी करवा लो। माँ जी मैंने आज तक आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे कुल्टा, ये जो जवाब पे जवाब तू दे रही है ये मुंह जोड़ी नहीं है तो क्या है? तो जैसी कल्लो मैया मेरी बहू नहीं हो सकती, निकल अभी के अभी, तू इस घर से निकल जा, मुझे तू इस घर में एक पल भी नहीं चाहिए। ऐसा कहने के बाद सरोज दिव्या के बाल पकड़ते हुए उसे घर से बाहर खींचते हुए लेकर जाती है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है माँ जी। दिव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरोज उसके कमरे से उसकी 5 माताओं की फोटो लेकर आती है और घर के बाहर रख देती है। अब तेरी और तेरी माताओं की इस घर में कोई जगह नहीं, जा निकल जा इस घर से। बेचारी दिव्या अपनी माताओं की मूर्तियां उठाकर वहां से जाने लगती है। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक पेड़ के नीचे चूड़ी बेचने वाली एक औरत बेहोश नजर आती है। अरे ये क्या, ये औरत तो बेहोश पड़ी है। दिव्या उस औरत को पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अपनी आखिरी सांस जी रही होती है। यहाँ से कुछ लोग गुजरे,
लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुम मेरी मदद करने आई। मुझे अच्छा लगा। लगता है तुम भी मेरी ही तरह गरीब और परेशान हो। तुम्हारी हालत सब बयां करती है। शांत हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम मुझे मेरी झोपड़ी के पास ले चलो। उस औरत के ये कहने पर दिव्या उसको उसकी झोपड़ी के पास ले आती है। जहाँ पहुँचते ही वो औरत कहती है, आज से ये झोपड़ी तुम्हारी हुई। तुम मुझे अच्छी लगी। मेरी झोपड़ी में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तुम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकती हो। इतना कहते ही वो बेचारी औरत मर जाती है, जिसके बाद दिव्या उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी चूड़ियां बेचने बाजार में जाने लगती है। लेकिन उसके कालेपन की वजह से उससे कोई चूड़ियां नहीं खरीदता, जिसके चलते वो 2 दिन की भूखी प्यासी सारी चूड़ियां लेकर वापस अपने घर आ जाती है। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, माँ काली, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, इस दुनिया में सबकी एक माँ होती है, लेकिन मेरी 5 माँ हैं और उनके होते हुए मैं ऐसे दुख देख रही हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं आपसे कोई रिश्ता ही ना जोड़ती। ऐसा कहकर दिव्या 5 माताओं के सामने जलता हुआ दीप बुझा देती है, लेकिन बुझा हुआ दीप अपने आप जल उठता है। ये कैसे हुआ? तभी उसकी झोपड़ी के बाहर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। सुना है पूरे गांव में इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की सबसे सुंदर चूड़ियां बेचती है। हम 5 ने सोचा कि क्यों ना हम भी देखें, तुम्हारे पास सच में सुंदर चूड़ियां हैं या नहीं। मुझे लाल चूड़ियां पहननी हैं। हाँ, और मुझे तो नारंगी पसंद है। मुझे काली चूड़ियां पहननी है ना तुम्हारे पास? क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दिव्या अपने आंसू पोंछती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए, मैं आपको आपकी पसंद की चूड़ियां पहना देती हूँ। दिव्या खुद अपने हाथों से उन 5 औरतों को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाती है। जैसे जैसे वह चूड़ियां पहनाती है वो 5 अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही दिव्या हैरान रह जाती है। मेरे घर मेरी 5 माताएं आई हैं और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी। हाँ, हम 5 तुम्हारी परेशानियों को हरने आई हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साक्षात मेरी माताओं ने मुझे दर्शन दिए। मेरा तो बेड़ा पार हो गया माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। ये सुनकर 5 माताएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह 5 अपने हाथों को ऊपर करके दिव्या को आशीर्वाद देने लगती हैं। 5 माताओं के हाथों से अलग अलग रोशनी निकलती है, जिसके चलते दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उसके आसपास बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। तभी अचानक से 5 माताएं वहां से गायब हो जाती हैं। लगता है मेरी 5 माँ चली गई हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मैं तो धन्य हो गई। दिव्या बहुत सुंदर हो जाती है और उन सोने के सिक्कों की मदद से वो एक बहुत अच्छी चूड़ियों की दुकान खोलती है। अब उसकी दुकान में दूर दूर से ग्राहक आते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब अनाथ लोगों को दान कर देती है और अपनी 5 माताओं की पूजा पाठ करके खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती है। 5वीं कक्षा की मीरा और करीना हाथ पकड़कर स्कूल की रिसेस में खेल रही थी। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। 10 पत्ते दौड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ से लाई 2 कंगन। कंगन गए टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे। रसमलाई अच्छी, उसमें पाई मच्छी। मच्छी में काटा, तेरा मेरा चाटा। आउच, बहुत जोर की मार दिया तूने करीना। आउच, तूने भी तो मारा पागल, मीरा की बच्ची। हे मजा आता है ना यार इससे। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। मीरा के इतने कहते ही झमाझम बारिश होने लगती है। वाओ यार, बारिश आ गई। अब हम भीगेंगे, मजा करेंगे। उस कीचड़ वाले गड्ढे में चले कूदने, मजा आएगा। पर तेरी मम्मी ने तुझे डांटा तो तेरे कपड़े खराब हो गए। पर मेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। अरे चल यार, मैं अमीर हूँ, मेरी मम्मी मुझे एक और ड्रेस दिला देंगी। हम चलते हैं। ये दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कीचड़ के पानी में बारिश में कूदने लगती हैं और बारिश के मजे लेती हैं। उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद था। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उनके बीच अमीर गरीब की दीवार नहीं थी। दरअसल मीरा एक गरीब परिवार से थी, उसके बावजूद भी करीना सब जानकर उसकी दोस्त बनती है। हमेशा उसका क्लास में, पढ़ाई में, खेलकूद में उसका साथ देती है।
वक्त के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कॉलेज की पार्टी के लिए तैयार होकर करीना मीरा के घर आकर कहती है, मीरा, ये क्या, तूने अभी तक सूट ही पहना हुआ है, तो तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाना नहीं है क्या? जानती है ना, फेयरवेल पार्टी में सबको आना है। हाँ यार, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये तो तू जानती है ना सैंडल है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। पुराने कपड़ों में भी जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं जाना। अरे तू मेरे होते हुए ऐसा कैसे सोच सकती है? तू जानती है ना, तेरी सहेली तेरे कहते ही हर चीज ले आएगी। ये कपड़े क्या चीज हैं? चल तुझे मॉल से कुछ दिला कर लाऊं, ऐसा तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। ये कहते ही करीना उसे मॉल से अच्छे कपड़े दिलाकर पार्लर से रेडी कराती है, जहां उसकी काया ही पलट जाती है। देखा तू कितनी सुंदर लग रही है, कॉलेज में तेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकता, उल्टा लड़के तुझे देखकर तेरे दीवाने हो जाएंगे। वो तो है, क्योंकि ये सब मेरी बेस्टी करीना का कमाल है। अब जल्दी चल, वरना फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर कोई लट्टू भी नहीं होगा तुझ पर। दोनों फेयरवेल पार्टी में पहुंचती हैं कि निखिल और सम्राट मीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो अपनी कॉलेज की गरीब मीरा है ना, जरा देख तो, इसकी अमीर सहेली के कारण इसकी काया ही पलट गई। महंगी ड्रेस, महंगी सैंडल। हाँ भाई, अरे तू भूल गया क्या, इसकी अमीर सहेली ने इस पर पैसे खर्च किए हैं, तभी तो इतनी सुंदर दिख रही है। इन गरीब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, अमीरों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं और उनके पैसे खाते हैं। बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर करीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों माफी मांगकर पार्टी से चले जाते हैं और करीना मीरा भी पार्टी को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता है, करीना अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। दूसरी ओर मीरा की शादी गरीब केतन से हो जाती है, जहाँ वो बहुत खुश थी। फिर उसका बेटा डुग्गू उसकी जिंदगी में आता है, जो कि 1 साल का था। पर केतन की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था, उसके मालिक का काम ठप हो जाता है। फिर एक सुबह डुग्गू रो रहा था। अली अली अली, कहाँ हुआ मेरे प्याले छी डुग्गू को? अरे क्या हुआ बहू, लल्ला इतना रो क्यों रहा है? माँ जी, इसे भूख लगी है, शायद घर में कुछ खाने को भी नहीं है। क्यों ना मैं दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना लूं, हम सब भी वही खा लेंगे और डुग्गू भी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, और थोड़ा ज्यादा पानी डालना ताकि रात तक काम चल जाए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं घर का खर्चा सही से चला नहीं पा रहा, आपकी दवाई नहीं आ पा रही, और अब तो डुग्गू भी थोड़ा बहुत खाने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, आज तू अपने मालिक से बात करना। केतन जी, आप खाना खाकर जाइएगा। नहीं मीरा, इतनी टेंशन है कि मैं चैन से बैठकर घर पर कुछ खा भी नहीं सकता। अच्छा, डुग्गू का ख्याल रखना। इतना कहकर केतन चला जाता है। फिर वो पानी वाली खिचड़ी बना देती है। दोपहर में सास बहू वही खाते हैं। खाते वक्त अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टप टप करने लगता है और पानी मनोरमा की थाली में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि चैन से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब बरसात की बूंदें हमें परेशान करेंगी, गरीबी से तो तंग ही हो गए हैं। माँ जी, इधर खाना खा लीजिए, मैं यहाँ पर पतीला रख देती हूँ, गीला नहीं होगा फर्श। शाम को केतन घर पर वापस आता है तो जगह जगह पतीले और बाल्टी रखा हुआ देखकर कहता है, ये क्या, अब हमें इस चीज से भी जूझना पड़ेगा। घर की मरम्मत के लिए भी 2-4 हजार तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बदनसीब महसूस हो रहा है मीरा। केतन, आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन की कठिनाई है ये। घर में पैसे नहीं थे, मालिक से बहुत बोला, तब जाकर उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए हैं। अब तुम देख लो इसका क्या करना है। कल सामान ले आऊंगी, फिलहाल आप खाना खा लीजिए। इसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन केतन उठकर देखता है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां सारी सड़क पर पानी भर गया था। तभी एक गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, जिसमें से छाता पकड़ा हुआ एक ड्राइवर, हाथों में सामान लिए हुए एक महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था, उसके साथ करीना के घर के अंदर आती है। मीरा, मीरा कहाँ है तू? करीना, तू अचानक, वो भी इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रही थी, फिर याद आया तेरा घर भी यहीं पड़ता है, तो मैं मुकेश को लेकर यहीं आ गई। ये देख कितने सारे तोहफे लेकर आई हूँ तेरे लिए, और तेरा बेटा भी है ना?
ला इसे मुझे गोद में दे। डुक्कू मौसी को हेलो बोलो। बहुत ही प्यारा बच्चा है। पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं ना हम। मीरा, बचपन के साथ रहे हैं हम और फिर अब अलग होना पड़ गया। अरे ये क्या, बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे घर में आ गया है। मुझे लगता है करीना हमें चलना चाहिए, खामखा तुम्हारी दोस्त परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। बहू जरा कुर्सी लेकर आ, क्योंकि जमीन पर काफी पानी है। हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दो। माँ जी, केतन जी, आप थोड़ा सा यहाँ संभालिए, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। तभी मीरा बरसात में सर पर पन्नी रखकर भरी सड़क पर धीरे धीरे दुकान की तरफ जाती है और हलवाई वाले से समोसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिसे वो अपनी अमीर सहेली और उसके पति के सामने रखती है। करीना, तू तो जानती है हमें बारिश का मौसम कितना पसंद था। देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ और जीजू आपके लिए भी। खाइए। हम खा लेंगे। आप खा लीजिए, मैं जब तक किसी तरीके से पानी रोकता हूँ। और मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर मीरा गैस पर गरम गरम पकौड़े बनाती है। वहीं मुकेश और करीना टेबल और मेज पर बैठकर खाना खाते हैं और डुग्गू को मनोरमा संभालती है। केतन बाल्टी लेकर बारिश का पानी बाहर करता है। घर की ये दशा देखकर करीना बिना बताए मीरा और उसके ससुराल वालों को मदद करने की ठान लेती है। इतने में मीरा आती है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया तैयार हैं, वो भी हरी चटनी के साथ। खा लीजिए। अच्छा मीरा, मेरी एक बात सुनेगी? मेरी सास यहाँ पर नहीं है और यहाँ बारिश भी बहुत है, तो क्यों ना आप सब लोग कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इतने में बारिश का पानी भी सूख जाएगा और मैं डुग्गू के साथ खेल भी लूंगी। अरे केतन भाई साहब, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह कम हो गई है, तो क्या आप आ जाओगे? मुझे आप जैसा भरोसेमंद आदमी चाहिए। सच में आपको अपनी कंपनी में ज़रूरत है तो मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं भी इस घर की मरम्मत करवा लूँगा, बारिश के पानी से खराब हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल जीजू। मीरा, आजा बैठ जा, तू भी मेरे साथ चाय पकौड़े खाकर बातें करना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर दोनों सहेली खूब एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करती हैं। बारिश का बहाव भी कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद करीना अपनी गरीब सहेली के परिवार को अपने घर पर रखती है। इतने में उसके घर की मरम्मत हो जाती है और केतन मुकेश की कंपनी में काम करके अपने घर की परिस्थिति धीरे धीरे बेहतर कर लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।